प्रवीण जी लाइव हैं हम लोग। प्रवीण जी आवाज आ रही है? जी जी, हाँ बोला लाइव जाए। है हम लोग, लाइव है। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है मुझे। लाइव हैं हम लोग, शुरू करिए। लाइव हो चुका है क्या? लाइव हो चुके हैं हम लोग? हाँ जी जी ठीक है। जी 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 जी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पेज पर। आज हम लोग उपस्थित हैं एक ऐसी भूमि, एक ऐसे जगह जिसने महान विभूतियों को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं सिवान, जिसने भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महान ज्ञानी, एक ऐसे विद्वान जिनको पैदा करने वाली भूमि, जहाँ से वशिष्ठ नारायण सिंह हुए, जहाँ से हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, हम आज उस सिवान की चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय है सिवान, कल, आज और कल। अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य को जोड़ते हुए आज हम एक ऐसी रेखा खींचने वाले हैं। हमारे साथ हमारे कई सारे वक्ता हमसे जुड़े हैं। आइए हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी। आपका अभिनंदन, सादर अभिनंदन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान में। हमारे दूसरे वक्त दिनबंधु जी। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रवीण जी हम लोग से उनका संपर्क टूट गया है। मैं स्वयं अपना परिचय दे दूं। मैं दीनबंधु। अच्छा, प्रवीण जी आ गए। हाँ प्रवीण जी कंटिन्यू करें। मैं स्वागत करता हूँ दीनबंधु जी। हमारे साथ दीनबंधु, श्री दीनबंधु सिंह हैं, पत्रकार हैं आप, और एक प्रखर वक्ता के रूप में आपको जाना जाता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नेटवर्क का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, तो आप कृपया इस कार्यक्रम को संचालित करें। मैं भी इसमें सहयोग दूंगा अगर संभव हो सकेगा। नहीं, हम लोग सारे लोग इसमें सिवान के ही हैं और तमाम पत्रकार हैं, स्थिति को जानते हैं। सिवान सबका गृह जिला है और यही कर्म भूमि भी है, तो दोनों पहलू साथ साथ होने की वजह से मुझे लगता है कि बड़ा रोचक ही हम लोग यहाँ अभी डिबेट करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पेज पर, जिस पर हम लोगों ने सिवान के संबंध में विषय रखा है, सिवान कल, आज और कल, मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं यस्टरडे, टुडे और टुमारो। क्या अपॉर्चुनिटी सिवान के सामने है, इस पर हम बात करेंगे। वर्तमान में हम क्या आवाज मिल रही है? प्रवीण जी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज मुझे भी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल जी आ रही है। राजेश पांडे जी का भी स्वागत है, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार प्रवीण जी, मैं कह रहा था कि आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही। क्या कोई वर्ड नहीं आ रहा सामने? सुनाई नहीं दे रहा है साहब। नेटवर्क दरअसल बिहार में कई जगह बारिश हो रही है, सिवान में बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से थोड़ी बहुत कठिनाई सामने आ रही है। हम लोग चर्चा करते हैं कि सिवान मैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं, कि अतीत सिवान एक जिला के रूप में हम जानते हैं। आज उसकी एक महती पहचान है, भारत में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में। और सिवान की अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में ऐसे विद्वानों की भूमि जिसकी वजह से यह
ख्याति पाता रहा है अतीत में भी। अगर हम अतीत से वर्तमान को जोड़ने की कोशिश करें तो आप आज के सिवान को कहाँ खड़ा पाते हैं? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी से कि आपके युवावस्था, आपके किशोरावस्था का सिवान और आज का नेता सांस्कृतिक, अगर हम आयाम की बात करें या शैक्षिक आयाम की बात करें या हम उसके औद्योगिक या व्यावसायिक पक्ष की बात करें तो कहाँ पाता है? विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। हेलो हेलो हेलो, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आवाज नहीं आ सर रही है। आवाज आ रही सर, आ रही है आवाज, आप बोलिए सर। सर आप बोलिए, आवाज आपकी आ रही है विजय जी। विजय भैया आपसे प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि आपका जो बात, हेलो क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? दिनबंधु जी, दिनबंधु सर, दीनबंधु सर, प्रवीण जी, विजय पांडे जी लगता है संपर्क उनसे टूट गया। हम लोग अशोक सर से ये सवाल करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी विजय जी, आप आवाज हेलो आ रही है आपकी? जी आपकी आवाज आ रही है, बताया जाए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो, हाँ क्या कुछ प्रवीण जी कह रहे थे? क्या क्या कहा गया है? अभी बातचीत शुरू करनी है तो क्या कहा, बातचीत क्या थी हुई अभी? हेलो विजय भैया आपसे प्रवीण जी, एक बार फिर। जी सर। हेलो हेलो, विजय भैया क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज जा रही क्या? हाँ आ रही है। आप जी सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। एक बार फिर से हेलो हेलो, अरे आ रही है आवाज तो। अशोक सर आप आवाज सुन रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? हाँ, प्रश्न को प्रश्न आप समझ लिए प्रवीण जी का? हाँ सुना था। कृपया कृपया उसे प्रकाश डालिए प्लीज। देखिए, आपने सिवान के अतीत और अपने युवावस्था और आरंभिक अवस्था में हो रहे इन बदलावों को किस तरह से देखा है, इस पर आपने जानना चाहा था। अपने 50-60 वर्षों की इस यात्रा में बहुत सारे बदलाव प्रच्छन्न रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं और सबने महसूस किया है। देशव्यापी बदलाव है, ये सिर्फ पार्टिकुलर अकेले सिवान की नहीं है। लेकिन जो मुश्किलें देश झेल रहा था पिछले वर्षों में, आरंभिक आज़ादी के बाद तुरंत एक नवोदित राष्ट्र जो समस्या झेल रहा था, सिवान भी उसमें शामिल था। सिवान भी इन समस्याओं से उबरने की कोशिश में था। बिहार में बुनियादी तौर पर जब से चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई 50s के आज़ादी के तुरंत बाद के वर्षों में, तब से जातिवाद मुखर होने लगा, प्रखर होने लगा, मजबूत होने लगा और यहीं से सिवान की या पूरे बिहार की एक बुनियादी ढांचे में, एक सोच में वो चीज आकर बैठ गई। जबकि होना ये नहीं चाहिए था, होना कुछ और चाहिए था। जिन सांस्कृतिक मूल्यों पर हम विजय हासिल कर रहे थे उससे दरकिनार करके हम उन तड़े गले मूल्यों की तरफ बढ़ गए। यह हमारे राजनीतिक दुर्भाग्य का हिस्सा था और वो बलवती होती गई उत्तरोत्तर। राजनीति के हर पड़ाव पर वह उत्तरोत्तर बलवती होती गई, जिसका चरम उत्कर्ष हम 90 के दशक में देखते हैं।
पूरा बिहार उससे प्रभावित रहा है। उसका उत्कर्ष जो 90 और उसके बाद की पीढ़ियां हैं उसमें तो होगा, उससे हम उबर नहीं पाए, आज भी उबर नहीं पाए। हाँ, नई पीढ़ी में एक चेतना जरूर पैदा हुई है, इसे उभरने की कोशिशें लगातार जारी है सोफा उठा के दो और बहुत सारी सकारात्मक बदलाव के सांस्कृतिक वातावरण में एक बड़ा बदलाव है बाहर से आने वाले पैसे के कारण। जो पुराने इस्तेमाल होता है जहाँ सबसे अधिक पैसा बाहर तकिया लगाओ तकिया। यहाँ के लिए पैसा भेजते हैं और यहाँ की आपकी जानकर अच्छा होगा, सिवान वो जिला है जिसको देश में दूसरा स्थान प्राप्त है फॉरेन करेंसी कलेक्ट करने में। अब तो यहाँ आर्थिक समृद्धि आई स्रोतों से। सबसे पहले ये भी आप गौर करेंगे कि सबसे अधिक मनी ऑर्डर अगर आता था तो वो सिवान था। कब? 50 के बाद के दशक में जब बाहर लोग गए और यहाँ पैसा भेजने लगे, तो मुख्य रूप से यहाँ के बदलाव में यह एक मार्केट है सिवान, इस तरह से समझें, जहाँ वस्तुएं भी बाहर से बन के आती हैं और बिल्कुल पैसे भी बाहर से आते हैं। यहाँ बैठे लोग उसे सिर्फ कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्टिविटी कहीं नहीं है जो आज होनी चाहिए। तो ये संकट है और ये संकट सिर्फ सिवान का नहीं है, कमोबेश पूरे बिहार का आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, होंगे, और इतिहास से प्रेरणा लेने की बात जब आप सोचते हैं, हम सोचते हैं। अशोक प्रेमवत भैया ने बहुत अच्छे से उसको समझाया। अभी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा जो अशोक भैया इतिहास को भी अलग अलग तरीके से समझने, हम लोग के साथ ललन सिंह नीलमणि जी जुड़ गए हैं। और सामाजिक पहलू समाज में विकसित न हो, इसके लिए जिम्मेदार तत्व बहुत मजबूती से रहे हैं। मंडल बोलिए दिनबंधु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, हम कुछ काउंटर सवाल होंगे तो उसका हम उस पर अशोक सर, दिनबंधु सर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद है। दिनबंधु सर, आप सवाल को रखिए। हाँ, लगता है अशोक भैया से भी संपर्क टूट गया, नेटवर्क का थोड़ा यहाँ अभी दिक्कत चल रहा है। हम लोग साथ अभी ललन सिंह नीलमणि जी जुड़ गए हैं, जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं। शायद उनका भी नेटवर्क का भी लगता है कि संपर्क टूट गया। विजय जी का देखते हैं, विजय जी का बहरहाल, विजय जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, उधर के आवाज तो मैं सुन पा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी नहीं है लेकिन सुन पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आवाज में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप विषय को रखिए। चलिए, आपसे जानना चाहते थे सिवान के विकास में किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा है? ये देखिए, ये यदि सिवान के विकास की बात अगर हम करते हैं तो ये जो एक टाइम फ्रेम है, जो हमारी उम्र है या जो समय हम लोगों ने सिवान में जिया और जब से हमारे उस आवास में हमने सिवान को जो देखा है, समझा है, या जो सिवान के इतिहास का जो अध्ययन हमने किया, तो उस दृष्टि से अगर देखें तो सिवान का एक बड़ा ही पौराणिक एक केंद्र भी रहा है सिवान, और इसका एक ऐतिहासिक वैभव और ऐतिहासिक गाथा भी यहाँ की रही है। तो ये धरती जब से मतलब जो इसका इतिहास, जो ज्ञात इतिहास है,
तो उसके बाद से जो सिवान की परिस्थिति रही और जो सिवान की एक जो पहचान सांस्कृतिक और भौगोलिक राजनीतिक दृष्टि से जो इसकी एक पहचान रही वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और इसका आप विकास की बात जहाँ पे करते हैं तो एक तो हम दो दृष्टि से इसको देखते हैं। अगर सिवान को हम ये कहें कि अगर सिवान जबकि ये सारण प्रमंडल का एक सब डिवीजन के रूप में था और उसके बाद जब 1972 में ये जिला बना उसके बाद से सिवान, तो जब जिला बनने के बाद जब सिवान अपने अस्तित्व में आया तो उस समय से अगर हम सिवान की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिवान में पहले थी जो आज के समय में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 3 शुगर फैक्ट्री थी यहाँ पे एक बड़ा ये बुनकर केंद्र था जहाँ पे कपड़े तैयार किए जाते थे। इसको सिवान का मैनचेस्टर के नाम से लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जगह था जहाँ से हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके लिए यहाँ से कपड़े तैयार करके वहाँ उनको भेजा जाता था और वो जाते थे और वो केंद्र आज भी है, जमाल आता है। तो लेकिन आज क्या है कि आज उसकी स्थिति बहुत जीर्ण स्थिति में है। जो चीनी मिलें यहाँ पे थी 3, वो चीनी मिलें 90 के दशक में वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, बंद हो गई और अब तो वो समापन की ओर है। अब तो उसका अस्तित्व भी वहाँ पे लगभग नहीं के बराबर है। उसी तरह 2000 के आसपास 90 के बाद 2000 के दशक में यहाँ एक स्पिनिंग मिल बना, लेकिन वो भी राजनीति का शिकार हो गया और आज वह भी एक तरह से उसको भी गवर्नमेंट ने अब वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की वो शिलान्यास हो गया, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है और वो भी टूट गया। तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पहले से था सिवान में, जो एक तरह से उसको विकास करके आम आदमी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो एक संसाधन के रूप में था, एक व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, या यहाँ के लोगों का एक जो जीवन स्तर उससे उस पर डिपेंडेंट था, वो चीज़ें तो अब नहीं रही धीरे धीरे। लेकिन हाँ, उसके विपरीत जो विकास हुआ वो ये हुआ कि यहाँ के लोग, क्योंकि हमारे अंदर काफ़ी पोटेंसी है। ये सारण जो कमिश्नरी है उसका ये जो सिवान जिला है, ऐसे तो पूरी सारण कमिश्नरी को है, लेकिन एक सिवान जिला जो है वो अपने आप में काफ़ी एक ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र। ठीक है। और यहाँ हाँ, यहाँ जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है और उसका विकास यहाँ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से संसाधनों के अभाव में अगर यहाँ से लोगों ने माइग्रेट किया तो वहाँ पे जाके उन लोगों ने विकास किया और इसी से ये विकास हुआ है। हाँ सर, दीनबंधु जी आपसे आपके पास हम आना चाहेंगे। वर्तमान सामाजिक स्थिति और संभावनाएं क्या देखते हैं आप सिवान में? आप एक पत्रकार हैं, प्रखर वक्ता भी हैं और सिवान पे आपने अच्छा समय दिया है, वहाँ के मूल निवासी हैं। तो आपसे छोटा सा प्रश्न है, वर्तमान में समाज की स्थिति और संभावनाएं क्या है वहाँ पे, और आपको क्या लगता है इसमें? जी, हम सब जितने अभी लोग यहाँ हम लोग लाइव हुए हैं, ये तमाम लोग सिवान के ही हैं। इसमें अशोक भैया, विजय भैया का तो ज़्यादा तजुर्बा रहा है, बहुत लोगों ने हर बदलाव को करीब से देखा है, लेकिन हम लोगों ने भी जो सुनी हुई बातों को सहेजा है, जो देखा है, उसके मिश्रित अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सिवान का बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है। जी, विजय भैया ने थोड़ा प्रकाश भी डाला। 3 चीनी मिल, सूता फैक्ट्री, यहाँ पे बुनकरों की एक अच्छी बस्ती थी। ये सब चीजें अब बीते वक्त की बात हो गई। अब हम वर्तमान में आते हैं, लेकिन वर्तमान की बात करने से पहले थोड़ा प्रकाश में डालना चाहूंगा उन पुराने धरोहर पर जिसके विषाद पर हम बात करने जा रहे हैं। जी। मैं जिक्र करना चाहूंगा 2-3 चीजों का। पहला कि यहाँ पे जो सिवान के अंदर जो स्पेसिफिक एरिया था, जैसे महाराजगंज का बाजार जो है अनाज और गुड़ का एक बहुत बड़ा मंडी हुआ करता था, हल्दी, खड़ा अनाज का बहुत बड़ा मंडी हुआ करता था। इससे तरवारा जो तो एक बाजार है, वहाँ की गुड़, इस तरह छोटे छोटे जो बाजार थे वहाँ की भी एक अलग अपनी पहचान थी। उस खास पहचान की वजह से वहाँ के लोगों की जो व्यावसायिक गतिविधियां थी, वहाँ के जो किसान थे उनकी आजीविका चलती थी और सब बटा हुआ रहता था। आज रविवार का बाजार यहाँ का होगा, सोमवार का बाजार यहाँ का होगा, मंगलवार का बाजार होगा।
तो लोग दूर दूर तक बाजार में जाते थे, खरीदारी करने जाते थे। एक तो चीजें अच्छी मिलती थी, दूसरा जो संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग थे वो उस बाजार में स्पेशली अपना खरीद और बेच के लिए वो आते थे। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप एक जिक्र करूंगा, जोगापुर कोठी। वर्तमान में उसकी पहचान निशिकांत सिंह आईएएस और उनकी पत्नी मालती सिन्हा से हुई, लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई कोठी बहुत वहाँ जोगापुर कोठी बहुत प्रसिद्ध कोठी था। और वहां पे उससे भी ज्यादा वहां का जोगापुर कोठी का बाजार था। बताया जाता है कि जोगापुर कोठी में नेपाल तक के व्यापारी आते थे और तब एक्सचेंज मार्केटिंग का जमाना था, विनिमय प्रणाली थी। आप अपना एक वस्तु देते हैं और दूसरी वस्तु को लेते हैं, यही तब का प्रचलन था। तो नेपाल से व्यवसायी आते थे और यहाँ लोग दूर दूर से जाते थे, वहां पे एक्सचेंज होता था। लेकिन अभी फिलहाल आप जाएंगे तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल वीरान मिलेगा। आप देख के कह नहीं सकते हैं कि कभी इतना बड़ा मार्केट यहाँ हुआ करता था। एक वहां पे चाय की गुमटी तक नहीं है, बस एक वही पुराना पीपल का पेड़ जो तब भी था और आज भी है, उसी को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी के आसपास ये बाजार फैला हुआ था। वो खत्म हो गया। आगे हम बात करेंगे आपको जो 90 के बाद के बदलाव आए, उसमें सिवान का नाम राजेंद्र प्रसाद के नाम से जो सम्मान हासिल था सिवान के पास या सारण के पास, तो उससे अधिक कहीं सिवान जो है वो शहाबुद्दीन की वजह से जाना गया। दिनबंधु जी, इसमें एक प्रश्न थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। सिवान कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिले के रूप में देखा जाता था, फिर इसे शहाबुद्दीन के आतंक के रूप में देखा गया। मैं अभी वहीं आ रहा हूँ जी। सिवान, दरअसल सिवान की पहचान जो थी वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थी। ये खुदा बख्श की धरती भी है, ये मौलाना मजलू हक का कर्मभूमि भी है सिवान, और राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली भी सिवान ही है। तो हर किसी के देखने का अलग अलग अपना नजरिया है। सारे लोग महापुरुष थे और सबकी अपनी एक पहचान थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सिवान एक केंद्र के रूप में स्थापित था, जहां आजादी के जो तब जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अक्सर आया करते थे। यहाँ रणनीति बनती थी। ब्रजकिशोर बाबू सिवान बिल्कुल शहर में ही श्रीनगर में उनका घर है, वो एक प्रमुख केंद्र था, वहां बैठकें लगती थी। लेकिन बाद में जो 90 के बाद की बात आई, जब शहाबुद्दीन का उदय हुआ, तो शहाबुद्दीन का उदय कोई ऐसा नहीं था कि सिवान में ही शहाबुद्दीन पैदा ले लिए। तब एक ऐसा वक्त था जब किशनगंज में तस्मुद्दीन हुआ करते थे, पप्पू यादव का नाम हुआ करता था, आनंद मोहन का नाम हुआ करता था। ये सारे अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय छत्रपों का उदय हुआ। उसी समय में सिवान में शहाबुद्दीन का भी उदय हुआ। और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो संरक्षण की जहां तक बात आती है, राजनीतिक संरक्षण के कारण इन लोगों का प्रभाव बढ़ते चला गया। और बाद के समय में जब ये राजनीति में लोग आए तो इनका वर्चस्व बढ़ गया। विकास की जहां तक बात है, बिहार विकास की पटरी से भटक गया। जातीय समीकरण पर चुनाव होने लगे और वहीं से मुझे लगता है कि विकास की जो गति है वो बिल्कुल ठहर गई, थम गई। और आज जो हम लोग जिस स्थिति में हैं, जो लोग पलायन करने लगे, दिल्ली, पंजाब, शुरू में कलकत्ता जाते थे, बाद के समय में लोग दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में जाने लगे, गल्फ कंट्री में यहाँ से लोग जाने लगे, क्योंकि यहाँ रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे चीनी मिल की बात होती थी, चीनी मिलें बंद हो गई, सूता फैक्ट्री बना तो सही लेकिन शुरू नहीं हो पाया। ऐसे करके यहाँ पे राजनीति का शिकार इसको बनाया गया। जी मंजू जी, हम लोग राजेश पांडे जी के पास चलते हैं। राजेश पांडे सर, आप आवाज सुन रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? जी जी जी, मैं आवाज आपकी स्पष्ट सुन रहा हूँ। अच्छा राजेश जी, हम समझना चाहेंगे, जी सुन रहा हूँ। हम आपसे समझना चाहेंगे वर्तमान में सिवान में
वर्तमान समय में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या देखते हैं आपने नजरिए से? आप एक पत्रकार भी हैं और संपादक हैं आप एक चैनल के, तो आप क्या देखते हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? आप अपने विचारों से बताएं। देखिए, हमारी आवाज आ रही है? बोलिए सर। किसी के ऊपर है, किसी भी क्षेत्र या समाज के विकास के लिए दो तत्व काफी आवश्यक हैं। किसी भी क्षेत्र या समाज के विकास के लिए दो तत्व आवश्यक हैं। एक है राजनीति और आर्थिक, दूसरी है सामाजिक और सांस्कृतिक। ये जब तक इनमें तालमेल नहीं होगा कोई समाज आगे बढ़ेगा नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक जो उसकी पृष्ठभूमि होती है या जो उसका तत्व होता है, उसी पर राजनीति और आर्थिक गतिविधि भी आधारित होती है। वर्तमान समय की आप बात कर रहे हैं, मुझसे ये प्रश्न रखा गया है कि वर्तमान में जो सांस्कृतिक गतिविधि है, ये कहना पड़ेगा, दीनबंधु भाई ने 1990 तक का बात किया है, इसके बाद ये कहना पड़ेगा कि 1990 के बाद ये पिछले 30 वर्षों में जो सिवान की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको कहीं न कहीं धक्का लगा है, उसमें कहीं न कहीं बट्टा लगा है। और ये जो 1990 से पहले जो सांस्कृतिक गतिविधियां सिवान के अंदर होती थी, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे उसका क्षय हुआ है। अब यूं आप कहें कि उसका राजनीतिक कारण है, उसकी आर्थिक कारण है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक कारण है। अब वैसे लोग नहीं रहे, वैसे आयोजक नहीं रहे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस समाज में अभी भी सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है या सांस्कृतिक तत्व हैं अभी भी बरकरार है। सरस्वती साहित्य मंच है, या यूं आप कहें एक सिवान में भोजपुरी समाज को लेके एक सांस्कृतिक मंच है जिसका नाम आखर है, और 2010 से वो आखर सभी किसी को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काफी प्रयास, भोजपुरी बोली बानी के रूप में ही जोड़ने का प्रयास करता है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जो अन्य तरह की गतिविधियां हैं, कभी कभी जो नाटकों का मंचन होता था या अन्य चीजों का, वो धीरे धीरे स्कूल में भी, कॉलेज में भी, या जब 3 दिसंबर जब सिवान का स्थापना दिवस है उस समय 15 अगस्त 26 जनवरी को उसमें कमी आई है। ये बात है सांस्कृतिक रूप से ये जो दौर है उसमें सिवान एक आखिर को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं। सर एक प्रश्न है कि एक ओम प्रकाश यादव जी वहाँ कार्यकर्ता से सांसद बने थे और आज कविता सिंह जी एक बाहुबली परिवार से हैं, जनता इसे कैसे देखती है? आप इसे कैसे अपने दर्शकों को बताएंगे? एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आया है, उसी को मैंने आपके सामने रखा है। देखिए, आप सही पूछेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये मेरा क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये दरअसल अशोक भैया का है। बहरहाल जितनी मुझे जानकारी है मैं बता देता हूँ। एक जो पूरे भारतवर्ष में या यूं आप कहें बिहार में जो एक राजनीति का चलन है, वो राजनीति का बड़ा विकृत चेहरा है। वो कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और क्यों जीतेगा, क्या जनता का क्या सेंटिमेंट उभारा जाए जिससे जनता जो है वो विकास को भूल जाए और वो केवल जाति, संप्रदाय, धर्म या अन्य सभी कारणों से वोट दे, इस पर कहीं ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ऐसे करके जो है 2015 में क्या दिक्कत थी, जो भाजपा और उनका शासन चल रहा था, दोनों मिल के अलग 2013 में अलग हो गए, 2015 में चुनाव लड़ के एक साथ हो गए, फिर 2017 में अलग हो गए और फिर आज 2020 में है। तो आप ये देखेंगे कि जो मुख्य चीज है, जैसे विकास की बात है, पूरे देश में विकास हो रहा है, बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा है, तो इन सब ये जो चीज है ये सिवान में भी है। तो
बाहुबली को टिकट, अब एक तो बाहुबली की पत्नी थी तो दूसरे बाहुबली की पत्नी को वहां पे भिड़ाया गया, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट जगे कि नहीं, एक उम्मीदवार के मुकाबले दूसरा उम्मीदवार जो है वो सशक्त है, इसलिए आप घबराइए नहीं। सिवान में जो है ना वो पावर बैलेंस है, और यही कारण था कि उनको टिकट दिया गया। और वो अशोक सर की तरफ हम चलते हैं। अशोक सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, आप पत्रकार भी हैं, पीटीआई के पत्रकार भी हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन में 9 वर्षों तक आपने समाचार लेखन विश्लेषण का काम भी किया है और सिवान से जुड़े हुए भी हैं। इस सेम प्रश्न को आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, फिर हम सिवान के इतिहास के विषय में क्या रहा है उसको शॉर्ट में इतिहास के विषय में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है सिवान में वर्तमान परिस्थिति में, सिवान के इतिहास पे। तो दोनों इसके दो आयाम। जी सर। एक आयाम तो इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है। ठीक है सर। तो इतिहास के बारे में हम सबसे पहले बता दें कि देखिए, हम लोग राम राज्य के निवासी हैं। बिल्कुल सिवान। ठीक है सर। जी सर। तो कौशल प्रदेश जिसको हम कहते आए हैं, जो राजधानी थी, 14 महाजनपदों में सबसे बड़ा राज्य था कौशल, और कौशल की पूर्वी सीमा सदा नीरा नदी तक आती थी, जो आज का गंडक है। तो सारण का ये पूरा भूभाग, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों स्थल मार्ग से पश्चिम से अर्थात उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए आना जाना और सहज होता था। तो स्वाभाविक रूप से हम, अयोध्या हमारी राजधानी रही, सांस्कृतिक रूप से हम उसी परिवेश और उसी सांस्कृतिक वातावरण की उपज हैं। वहाँ जो मूल्य विकसित हुए, उन सभी मूल्यों के बाहर यहाँ आए। तो हम मगध से कम जुड़े रहे, क्योंकि वो नदी के उस पार था, विदेह से कम जुड़े रहे, अंग से कम जुड़े रहे, और अपने पश्चिम तरफ के राज्यों से ज्यादा जुड़े रहे। तो वो सारे बहलूज हम जीते हैं। ये सतपथ ब्राह्मण के काल से ही शुरू होता है, ये लंबी कहानी है। सिवान को आप अकेले न देखें, सिवान को सारण, सिवान और गोपालगंज मिलाकर देखें। यह जो भूखंड है गंडक और घाघरा के बीच का, ये भूखंड एक अलग सांस्कृतिक पहचान रखता है, और इतिहास और संस्कृति कहीं से बटी नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से आप इसको भले अलग कर लें, तो एक कंटिन्यूटी है। वहां से शुरू होकर जो यात्रा आती है, विदेश तक जाती है, और आने जाने का ये मार्ग था। विदेश से अयोध्या के बीच का ये भूभाग आने जाने का सतत मार्ग था, संघर्ष का भी मार्ग रहा। महाभारत काल में भी हम इन मूल्यों से और इन संघर्षों के बीच हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरा तात्पर्य पूरे सारण प्रक्षेत्र से है। इसके बाद के कड़ियों में भी हम आते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का एक सांस्कृतिक बैलूज जो विकसित हुआ, बिखर चुका था, वो भी हम इसकी उपस्थिति यहाँ पाते हैं। पुष्यमित्र सुंग को देखें, कनिष्क को देखें, उनके सिक्के यहाँ मिलते हैं। महात्मा बुद्ध को आप देखें तो आपको सबसे बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि पूरे उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में बौद्ध का सबसे बड़ा केंद्र भीखाबान एक गांव है, जहां एक मठ है, जो अशोक, जो सम्राट अशोक थे, वहां से इसको मिलते थे सहायता। आगे चलकर 12वीं सदी में जब शंकराचार्य का आंदोलन प्रबल हुआ, तो वह बौद्ध वैष्णव मठ में तब्दील हो गया 12वीं सदी में। यहाँ बुद्ध आए सिवान की धरती पर, सिवान के आंगन में। उनके इतिहास की एक अच्छी खोज हुई है। अशोक सर, इसी में एक छोटा सा प्रश्न मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐसा पास्ट में सिवान का स्वाभिमान क्या रहा है? आप इतिहास से भी हैं, एक जानकार भी हैं, तो मैं जानना चाह रहा था पास्ट में सिवान का स्वाभिमान क्या है? बिहार का स्वाभिमान नहीं, सिवान का स्वाभिमान क्या है? राकेश जी ने
आखिर की बात की, आखिर पूरे सिवान के नहीं बल्कि भोजपुरी के इस संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है हर क्षेत्र में। जैसे गिरावट सब जगह है, आप संगीत देखें, नृत्य देखें, कोई गिरावट आप कहीं भी पाएंगे, लेकिन मूल्यों की बात जब आएगी तो इस जमीन पर से जो आंदोलन उभरे हैं अतीत में, वही जानना चाह रहा हूं। आंदोलन ने पूरे देश को प्रभावित प्रेरित किया है। जी। आप देखें 1927 में नारायण बाबू हुए थे, बिहार में कहीं कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन गोरिया कोठी जैसे रिमोट जगह में उन्होंने नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। वही नहीं, 42 का आंदोलन का जो सूत्रपात है, जयप्रकाश नारायण यहाँ की मिट्टी से उपजे हुए थे ना, उन्होंने एक नायकत्व प्रदान किया। अलग अलग विचारधाराएं रहे, जैसे इंद्रजीत बाबू हुए, वो वामपंथी आंदोलन के एक अच्छे शिखर पुरुष थे उस दौर में। राजेंद्र प्रसाद का आना, आप सोच सकते हैं कि इस मिट्टी और इसके स्वाभिमान को किस ऊंचाई तक ले जाता है। दूसरी तरफ उमाकांत सिंह की शहादत बहुत ऊंचाई देती है इस आंदोलन में। सिवान की मिट्टी की भूमिका वही क्या, जो शहादत, आप जैसे श्यामदेव नारायण एक थे जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, वो 6 साल अंडमान निकोबार जेल में कैद रहे, यातनाएं सही, लेकिन वे गरम दल थे और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज, चंद्रशेखर आजाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी थी भगत सिंह की, उस आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य रहे अपने दौर में। तो जितनी भी सारी धाराएं चले, उन सभी धाराओं में हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा हर काल में। जिस काल को आप खोजेंगे, हम अतीत के उस इतिहास से भी चलते हैं और वर्तमान। आप क्या 1957 का जो युद्ध हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें 38 दिनों तक सिवान आजाद रहा, मालूम है? 38 दिनों तक सिवान से जो ब्रिटानी हुकूमत थी, उसके सभी सिवान छोड़कर भाग गए थे। फिर पुनर्स्थापना जब हुई और पराजय हुई उस आंदोलन की, तब 38 दिन बाद यहाँ फिर उनकी सत्ता कायम होती है। यहाँ के विद्रोहियों को दबाने के लिए नेपाल से शाही सेना को बुलाना पड़ा था अंग्रेजों को। ये है इस मिट्टी का जो उसकी तासीर है, स्वधर्म और स्वाभिमान। अच्छा, उस अर्थ में आप इसे ले सकते हैं। हाँ, भटकाव का शिकार भी हुआ। स्वाभिमान को राजनीतिज्ञों ने जातियों में, धर्मों में और तरह तरह के कुलमों में बांट दिया और कमजोर कर दिया। आजादी के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था पूरे देश में, बिहार में भी हो रहा था, सिवान में भी हो रहा था, लेकिन जिस तरह कुंठित कर दिया राजनीतिज्ञों ने, उस मूवमेंट के रिजल्ट को प्राप्त करने नहीं दिया, क्योंकि हमको बांट दिया टुकड़ों टुकड़ों में। उसका प्रभाव हम कहना ये चाहते हैं सिर्फ कि आगे वाले जो राजनीति आई, जिसमें शहाबुद्दीन जैसे लोग आए, उनके आने के पीछे एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक कारण है, एक सामाजिक कारण है। शहाबुद्दीन एक व्यक्ति नहीं है, वह ऐसे वर्गों को रिप्रेजेंट करता है। हर जिले में, आमतौर पर पूरे बिहार में आप देख सकते हैं कि कहीं शहाबुद्दीन है, कहीं गुरुनाथ सिंह है, कहीं सतीश पांडे है। अशोक सर, तो हर जाति अपने भीतर से एक शहाबुद्दीन तलाशने लगी, एक सतीश पांडे तलाशने लगी, एक गुरुनाथ सिंह की तलाश करने लगी और इनके बीच के संघर्षों पर तालियां बजाने लगी। अशोक सर, एक प्रश्न, बिहार 2 दशक तक धीरे धीरे उससे बिहार निकल रहा है। सर जातीय से, जातीय
प्रक्रिया से, उसे सिवान भी अछूता नहीं है, पूरा बिहार भी अछूता नहीं है। अशोक लेकिन सर, इसी संतोष में है एक कि प्रश्न है। अशोक सर, इसी तो में एक एक प्रश्न है आपसे। इनकी बल्कि एक मनोवृत्ति है हमारे कुनबे का। अगर अपराधी शायद आवाज नहीं मिल रही है अशोक भैया को। तालियां बजाते हैं। अशोक सर, आवाज आ रही है? ये सारे संकट आए हैं। अशोक सर, आवाज आ रही है? कि प्रक्रिया तो सतत चलती रहती है ना, ये ठहराव कहीं नहीं होता, समय का भी और उसके साथ साथ बदलते हुए सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों का भी कहीं। विजय जी के पास हम लोग आते हैं। विजय जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ विजय सर, अभी आपसे आवाज आ रही है। जानना चाहेंगे कि जीरादेई का विकास राजेंद्र बाबू के नाम से क्यों नहीं हो सका, इसका क्या कारण है? ये देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र बाबू के नाम से जीरादेई विख्यात तो है, देश नहीं दुनिया में विख्यात है जी। लेकिन अगर उसका विकास नहीं हो पाया तो इसके पीछे हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो थी और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा। जीरादेई के संदर्भ में बात जो अभी आई है, तो अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारे पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी थे, तो जैसे केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की कि प्रत्येक सांसद कोई न कोई एक क्षेत्र जो है वो गोद लेगा और उसके विकास की बात करेगा। तो हमारे जो सांसद थे, तत्कालीन जो सांसद थे माननीय ओम प्रकाश यादव जी, तो उन्होंने जीरादेई को गोद तो लिया, लेकिन विकास के नाम पर जो कुछ भी वहां पर हुआ वो आज भी एक हास्यास्पद दृश्य उपस्थित करता है। तो ऐसे में जीरादेई का विकास हो, जीरादेई विश्व के मानचित्र पर आए, सिवान के मानचित्र पर, बिहार के मानचित्र पर जिस तरह से राजेंद्र बाबू का नाम लिखा हुआ है, जिस तरह से राजेंद्र बाबू के नाम से ये विख्यात है, उस तरह से उसका विकास हो, इसकी चिंता उन लोगों को नहीं रही। यह स्थान भी, जीरादेई भी उसी कड़ी में चला गया जहाँ पे नेताओं की जो अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो जहाँ वो अपने आप को खड़ा करके देखते हैं और उस क्षेत्र से उस व्यक्ति विशेष का। राजेंद्र बाबू भी नेताओं के लिए क्या मायने नहीं रखते हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता है क्या? अब बिल्कुल एक बात तो है कि राजेंद्र बाबू आज के दौर में अगर उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति अगर होनी है तो राजेंद्र बाबू शायद लगता नहीं है कि उनको कहीं से वो राजनीतिक फायदे दे सकते हैं जो वर्तमान राजनीति की जो का केंद्र बिंदु है। जैसे वो जातीय गणित हो सकता है, वो फिर उस वर्ग विशेष की बात हो सकती है, या फिर उनके नाम से अगर राजनीति, मतलब इनमें भी जातीय गणना शुरू हो जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं? एक तरह से ये कहा जा सकता है, क्योंकि जीरादेई जो क्षेत्र है वहाँ अगर हम राजनीति की दृष्टि से बात करें तो वहाँ अभी जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें माले दूसरे नंबर पर है। ओके। तो जो परिस्थिति वहाँ बनी हुई है और जिस तरह की स्थिति है उसमें राजेंद्र बाबू का जो व्यक्तित्व है वो कहीं नहीं दिखता। कहाँ दिखता है? राजनीति की दृष्टि में जीरादेई वहीं पर है। केवल राजेंद्र बाबू के नाम लेने मात्र से अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो जो राजनीति का जो वर्तमान धर्रा है, जो वर्तमान परिवेश है, उसी की भेंट जीरादेई भी चढ़ चुका है। इसलिए वहाँ राजेंद्र बाबू के नाम के बावजूद उस तरह का कोई पहचान वहाँ विकसित नहीं हो पाया है। अच्छा सर, हम राजेश पांडे सर से जानना चाहेंगे। राजेश पांडे जी, आप जरा सा इस पे प्रकाश डाले। आईपीएफ नाम का कुछ सिवान में कोई संगठन वगैरह था क्या? उसका अब कितना असर है वहाँ पे? बिल्कुल असर है। यहाँ अगर आप माने तो लगभग 5 से 6 जो प्रखंड हैं और 2 विधानसभा में तो आईपीएफ का पूरा दबदबा है। एक दरौली का है और दूसरा जीरादेई का है। यहाँ पे दबदबा है और ये फिर से 1990 से वो बात शुरू होती है जब राजनीति में सब कुछ मिलता है लेकिन एक वर्ग को नहीं मिलता है और वो वर्ग अंततः हथियार उठाता है और माओवाद और
मार्क्सवादी लेनिनवादी के हिसाब से वो पूरे समाज में उतरता है और जो आर्थिक जो स्थिति है और जो समाज का जो सबसे मुख्य चीज है कृषि और जो भूमि है वहाँ पर वो उतरता है और देखता है कि तमाम तरह की गैर मजरूआ जमीन या कुछ तरह की ऐसे भूमि को जो तथाकथित बड़े स्वर्ण जाति के लोग हैं उसको कब्जा करके रखे हुए हैं विभिन्न तरह के असली नकली कागज बनवा के, तो वो उस पर उतरता है, उसको कब्जा करता है और यहाँ से एक संघर्ष शुरू होता है और धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं कि सीमावर्ती जिला जो है वहाँ के भी एक आध दो प्रखंड को अपने चपेट में लेता है और ये कहा जा सकता है कि जो सीवान में, जैसा कि अशोक भैया ने बताया, सीवान में जो शहाबुद्दीन का प्रादुर्भाव है उसको उभारने में जो है एक वर्ग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए वैसे एक व्यक्ति की आवश्यकता थी और प्रशासन मुख्य दर्शक था और ऐसे में आईपीएफ आगे बढ़ा, उसने अपने संगठन को बढ़ाया और आज की डेट में वो दो विधानसभा में काफी सशक्त है और हमेशा 1990 के बाद आप देखें तो इन दो विधानसभा से हमेशा उसके विधायक चुन के जाते रहे हैं और जाते हैं और सीवान में उनका असर है। हाँ बिल्कुल असर है, सीवान में उनका असर है और अच्छा खासा असर है उनका, करौली विधानसभा और जीरादेई में उनका असर है। अच्छा, हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, दीनबंधु जी के पास चलते हैं। दीनबंधु जी, आपसे एक प्रश्न समझना चाह रहे हैं कि जब सीवान में फॉरेन एक्सचेंज के रूप में पैसा खाड़ी देशों से आता है तो क्या निवेश कर उद्योग क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? वहाँ पे उद्योग खड़ा करने में क्या समस्या है? निवेश क्यों नहीं हो पा रहा है? नया निवेश या कुछ नए उद्योगपति क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया आपने सवाल किया है जी। दरअसल निवेश की जहाँ तक बात है तो लोगों की चाहत है कि निवेश करें, लोग निवेश यहाँ किए भी हैं छोटे स्तर पे जिसकी जितनी क्षमता है, लेकिन जब तक बड़े संगठित निवेश नहीं किया जाएगा उसका अधिक फायदा नहीं मिलेगा और निवेश के लिए व्यक्ति पूंजी लगाता है, लेकिन बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सहायक होते हैं वो सरकार की नीतियां होती हैं। तो सरकार इसके लिए पूर्णतः मैं सरकार को जिम्मेदार मानूंगा क्योंकि सरकार ने उस तरह का माहौल नहीं दिया यहाँ। यही वजह है कि 15 साल में बिहार में जो विपक्ष का भी आरोप है कि एक सुई का कारखाना नहीं खुला, तो सीवान भी इसे अछूता नहीं है क्योंकि यहाँ पे माहौल सरकार ने उस तरह का नहीं दिया। सरकार हमेशा ये कहते रही कि भाई यहाँ उद्योग लगाए जाएंगे, आप आइए उद्योग लगाइए, लेकिन एक उद्योग को शुरू करने के लिए जो चीजें चाहिए, जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, वो कभी मुहैया नहीं कराया गया। दूसरी बात कि एक बड़े उद्योग के नीचे ही कई छोटे छोटे उद्योग फलवित पुष्पित होते हैं। मैं बात करूंगा कि बिहार में पहले डालमिया नगर औद्योगिक या फिर मैं सीवान की बात करूंगा, सीवान में या सीवान के और गोपालगंज के जो बगल में मीरगंज है, मीरगंज यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया था। तो अब आज यहाँ पे क्या है कि कल कारखाने के वही पुराने खंडहर हैं, अब कुछ बचा नहीं है। जब उद्योग बड़े उद्योग रहते हैं तो उसके आड़ में लोग जो स्वरोजगार करते हैं, लोग छोटे छोटे सप्लाई का काम करते हैं, उससे उनका परिवार चलता है, उससे कंपनियां खड़ी होती हैं, वो कंपनियां बढ़ती हैं। तो जब बड़ा रोजगार नहीं रहेगा, बड़ा उद्योग नहीं रहेगा, तो छोटे उद्योग की संभावनाएं भी वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा दीनबंधु जी, एक चीज इसमें हम और ऐड करते हैं आपको जी। वर्तमान में क्या सीवान में आतंक का माहौल ऐसा कुछ प्रतीत होता है या फिर आपको लगता है कि 15 साल में सीवान चेंज हो चुका है और अब वहाँ पे रोजगार आना चाहिए, या सरकार नहीं, मतलब सरकार की उदासीनता है, ऐसा क्या लगता है आपको? मतलब दोनों जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं बिल्कुल, अब सीवान भी बदल गया है। बिहार के जो 2005 में जो सरकार बदली उसके बाद से
सिवान में भी निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि काफी शांति है सिवान में भी। अब लोग सिवान में तरक्की चाहते हैं, लोग यहाँ रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय बढ़ रहे हैं। अब सिवान में भी अब बहुत सारे मल्टी ब्रांड शोरूम खुल गए हैं, बहुत सारे गाड़ियों के शोरूम खुल गए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक आदमी के पूंजी से या सिर्फ एक आदमी की कोशिश से बहुत बड़ा रोजगार खड़ा नहीं किया जा सकता है। सरकारी स्तर पर यहाँ जो सहायता मिलनी चाहिए, जो तैयारी की जानी चाहिए, वो नहीं की गई। मसलन मैं बताऊंगा आपको कि पचरुखी में चीनी मिल की जमीन थी जो औने पौने दाम पर उस जमीन को बेच दिया गया और वहीं मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार जो है सतुआ लेके और खोजते रही कि जमीन नहीं मिल रहा है। 2 साल जमीन खोजा गया। जी मंजू सर, आपने पचरुखी की चर्चा कर दी। एक सवाल मैंने आपके लिए बचा के रखा था। सिवान के पचरुखी में चीनी मिल शुरू होने के बाद 15 वर्षों से चल रही है। क्या अब लोग ठगा महसूस कर रहे हैं? चुनाव क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? जमीन बची कहाँ? जमीन तो चीनी मिल का जमीन तो बिक गया, लोगों ने खरीद लिया जमीन। फिर चुनाव में, हर चुनाव में मैनिफेस्टो में या फिर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या उनके नेता के द्वारा ये जो बयानबाजी होते रहता है, इसका क्या असर है? ये तो आप बता रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस पर अशोक भैया, विजय भैया ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे इस विषय पर। ठीक है, मैं उनसे सवाल ले लूंगा। अशोक सर, आवाज आ रही है? अशोक सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सिवान के जो पचरुखी में चीनी मिल है 15 वर्षों से चलाने की बात चल रही है, तो क्या ये सिर्फ चुनाव में ही मतलब इसका प्रचार प्रसार होता है नेता के द्वारा, या इसका कुछ चुनाव पे असर भी पड़ेगा? आपको क्या लगता है? वो 1973 में बंद हो गई। ठीक है, 50 साल हुए जी। ये बंद हुए। 30, 35, 40 साल से कम किसी का नहीं, और चला पाना मुमकिन भी नहीं है। ये सब गप है। नेताओं को लगता है बोलने की बात कह के हमेशा वोट इकट्ठा हो जाए, इससे अहमियत नहीं, क्योंकि वे चाह कर भी बोल नहीं पाएंगे जी। के लिए आज भी एक सूता मिल था, 1987 में स्थापित हुआ। एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। 1987 में एक बड़ी पूंजी थी उसके पास स्थापित हुआ, और बिहार में एक पौंडोल है और दूसरा सिवान स्थापित हुआ। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी, फौरन से बहुत सारी चीजें इसमें लगाई गई। जब बात बहाली की आई तो यहाँ उस समय जो लीडर्स होते थे, नाम न लेकर समझने वाले समझ लेंगे, जी जी, ताबुद्दीन की पहले की बात, ताबुद्दीन के उदय के पहले की बात जी। तो नेताओं में यहाँ होड़ लगी कि किसके कितने लोग भर्ती लिए जाए, और लंबी लंबी सूची बनाकर नेता अधिकारियों पर प्रेशर बनाने लगे कि हमारी सूची है, ये इनकी है और ये उनकी है। तभी सूची के लोग, तभी अनस्किल्ड लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर बहाल किए गए, और वो मिल चल नहीं पाया। अपने उत्पादन की कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही कभी एक टाइम में 6 महीने के लिए उत्पादन कर पाया, और वो डूबता गया। आज ये सारे लोग, जब उसकी बिल्डिंगें टूट रही हैं और दूसरे फॉर्मेट में चेंज हुआ है निजी तौर पर तय, तब ये सारे लोग घर से निकलकर घेराव कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारा बकाया पैसा दो। पता नहीं वो कब चला, कब इन्होंने काम किया, कब क्लेम किया, तब के लाखों लाख क्लेम खड़े हो गए हैं, और जब वो मिल चल नहीं पाया। तो ये कल्चर था, और उस कल्चर का प्रभाव तो पूरे बिहार में होगा। एक उदाहरण हम सिर्फ दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जब नेता बना ले एक कि हमारे कितने लोग उसमें भर्ती होंगे और उनके कितने लोग भर्ती होंगे, यहाँ स्किल्ड का, यहाँ आवश्यकता की कोई जगह नहीं बचती। तो
तो जब ये माहौल नहीं रहेगा तो यहाँ कोई भी निजी हो या सरकारी हो स्थापित नहीं हो सकता है। सर एक प्रश्न है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विजय सर बहुत देर से बैठे हैं, विजय सर की तरफ बढ़ते हैं, आपसे इसके बाद प्रश्न लेंगे। विजय सर आवाज आ रही है ना? विजय, हाँ आवाज आ रही है जी। विजय जी एक चीज समझना चाहेंगे, हेलो। कृष्णकांत बाबू वहाँ पे एक प्रतिनिधि हुआ करते थे। हेलो जी सर आवाज आ रही है? हेलो 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 आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हाँ सवाल पूछिए आप। अच्छा राजेश जी आपसे सवाल समझना चाहेंगे। कृष्णकांत बाबू ने जो सिवान के लिए किया, जो भी विकास किया, उसके बाद क्या किसी जनप्रतिनिधि ने किया है क्या? ये एक सवाल। देखिए ये सिवान जो है 1972 में जिला बना, उसके पहले ये सारण का भाग था। आप यूं कह लें कि जो बिहार का विकास है उसमें सिवान का विकास छुपा हुआ है। और आप इसको ये यूं कह सकते हैं कि जो बिहार ने विकास किया वो 1961 तक नहीं किया। 1961 के बाद जो 1990 तक जो 20 या 21 मुख्यमंत्री आए और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो विकास किया गया, वो आज उसको जो पीढ़ी है वो भुगत रही है, या पीढ़ी जो है उसको भोग रही है। आप यूं कह लें ये कमो और बेश ये सिवान में भी हाल रहा है। आप जो चीनी मिल की बात कर रहे हैं, सूता फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, या किसी भी तरह से एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, अब ये मेरे समझ से बिल्कुल ये परे है। अब नहीं उस पर नई पीढ़ी का कोई दिमाग है और नई पीढ़ी उसमें जाना चाहती है। या आप यूं कहें कि यहाँ कल कारखाना हो जाने से यहाँ से पलायन रुकेगा, चाहे इस तरह की बातें होंगी, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है। बस एक समाज है जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को लेके आगे बढ़ता रहे, उनके लिए सरकार जो है सुविधाएं उपलब्ध कराती रहे, समाज में एक उत्साह बना रहे, तो हमारा समाज जो है वो जीवंत रहे, हमारे समाज में सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहे। जी सर इसी में एक प्रश्न आपसे ले लेते हैं, समय का भी अभाव है। सिवान जो है अच्छी चावल का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, जहाँ तक मेरी समझ है। तो क्या सरकार का सहयोग मिलता है किसानों को, ऐसा आपको लग रहा है? आप पत्रकार भी हैं, आपको क्या ऐसा लग रहा है? देखिए जी बिल्कुल। जब से नीतीश सरकार आई है बिहार में, उन्होंने इस बात को ये समझा है कि उत्तर बिहार में जो है वो काफी संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र में, और इसी के तहत कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा निवेश किया गया। उसमें एक आत्मा नाम की संस्था बनाई गई। आत्मा के एक निदेशक होते हैं प्रत्येक जिले में, जो प्रत्येक जिले में एक कृषि आधारित जो चीजों को उभारते हैं। बिहार में भी और खासकर सिवान में भी इन चीजों पे काम हुआ है। उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए हैं, और यहाँ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे धान की खेती खूब जबरदस्त होती है, और यहाँ के चावल जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वो रघुनाथपुर का भी क्षेत्र है, गोरिया कोठी का क्षेत्र है, महाराजगंज के कुछ क्षेत्र है जहां पर बड़े उन्नत किस्म के धान का पैदावार होता है। लेकिन एक जनसंख्या का काफी ज्यादा दबाव होने की वजह से, और जो हमारे जितने कृषि उत्पाद होते हैं हम उसको यहीं पे खा पी जाते हैं, या आप यूं कहें कि बाहर से उसका हम लोग आयात भी करते हैं। जी अच्छा विजय सर, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्रम को। विजय जी आवाज आ रही है? विजय सर आप सुन पा रहे हैं? सर आप आवाज सुन रहे हैं? आवाज बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अभी आ रही है ना? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है, बहुत अच्छी आवाज मिल रही है, कोई समस्या नहीं है सर। हेलो। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही। अशोक सर, अशोक सर आपसे समझना चाहेंगे
सिवान के स्वास्थ्य वर्तमान में, भविष्य की बात अब नहीं, वर्तमान में सिवान की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी क्या स्थिति है, और स्वास्थ्य मंत्री सिवान से ही हैं, क्या उनके मंत्री होने से या इस जिले से प्रतिनिधि होने से क्या सिवान को फायदा है? ऐसा प्रश्न एक है आपके लिए। मेरी अपनी समझ ये बनती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने और पूंजी लगाकर बिल्डिंगें बना देने से स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ जाए, घट जाए और लोगों को लाभ मिल जाए, यह अवधारणा गलत है। ठीक है, सरकार के पास रिसोर्स है तो बिल्डिंगें बना सकती है, लेकिन उस बिल्डिंग में जो गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए इस स्किल्ड और डेडिकेटेड मैन पावर की जरूरत है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में या स्वीपर के रूप में। वो चीजें दिखती नहीं है। सिस्टम में सबसे बड़ी दुर्बलता ये है, और जब तक ये चीजें मुकम्मल नहीं होती हैं तब तक बड़े रेफरल हॉस्पिटल्स बने हैं। आप देखिए उनकी दुर्दशा, कोई डॉक्टर का तो वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा फिर ऐसी बिल्डिंगें बनाकर उनको रजिस्टर कर लें कि हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ जिसको मिलना चाहिए उनके पास तक अब पहुँचो दो, लेकिन ये मुमकिन दिखता नहीं। सारे हमारे हॉस्पिटल कितने हैं ब्लॉक लेवल तक काम में फंसे हुए हैं, वो अवेयरनेस तक नहीं करा पाते हैं, प्रिवेंटिव काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक समानांतर सिस्टम बन रहा है। होने से दीवान को बहुत कुछ मिल जाए, हम कह दें कि मेडिकल कॉलेज अच्छी बात है, स्वागत है, और साल बाद इसका परिणाम भी सिवान के मतलब सर आप ऐसा कह रहे हैं कि मेडिकल की सुविधाओं में कोई बहुत बड़ा अंतर आप नहीं देख रहे हैं सिवान में? हाँ, बिल्डिंगें बन रही हैं, हाँ, डॉक्टर नहीं है। अब सारा सिस्टम जब तक फंक्शनल नहीं होगा जी तरीके से, अब अल्ट्रासाउंड बैठा लें, अब एक्सरे बैठा लें, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान में जी अशोक भैया, हाँ, सिवान में सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो सदर अस्पताल है वो एक तरह से रेफरल अस्पताल ही है, अनुमंडल, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे प्रसव के अलावा और जो है कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। अगर थोड़ा भी कहीं क्रिटिकल टाइप लग रहा है, मैंने क्रिटिकल है नहीं, मैंने लग रहा की बात कर रहा हूं मैं, तो डॉक्टर हाथ नहीं लगाएंगे, पटना रेफर कर देंगे और यह सुविधा अनुसार गोरखपुर जा सकते हैं। दिनबंधु जी, इस पे एक सवाल है, कोरोना काल में आप लोग कितने भयभीत हैं, या सिवान की जनता कितनी भयभीत है? आप भी पत्रकार हैं, पूरे दिन ऑफिस और मार्केट की भागदौड़ में रहते होंगे, आप अपने आप को कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, कोरोना का जहां तक सवाल था, कोरोना भले इसको सरकार ने मैंने अपने हाथ में लिया, अपनी जिम्मेदारी ली, लेकिन दरअसल ये लड़ाई लोगों की लड़ाई थी। कोई भी सरकार कोरोना को नहीं जीत सकती है। कोरोना को जब जीतेंगे तो लोग ही जीतेंगे, क्योंकि आप सरकार के पास जो है सिर्फ लोगों को जागरूक करने का तंत्र है। सरकार ने की आपके मोबाइल से टीवी से, रेडियो से, डिजिटल माध्यम से सरकार जितना कुछ प्रचार प्रसार कर सकती थी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताने के लिए, मास्क का उपयोग करने के लिए, राज्य सरकार घर से कम बाहर निकलने के लिए सरकार ने की। अब लोग कितना जी राज्य सरकार या केंद्र नहीं, यहाँ मैं दोनों सरकार की बात करूंगा। अच्छा, अब चूंकि चुनाव का माहौल है तो कोरोना तो सिरे से गायब है। नहीं सर, अभी चुनाव का माहौल, सर एक सेकंड, इसमें एक सवाल है, चुनावी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ जी। वर्तमान में जहाँ तक सुनने को मिला, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो सुनने को मिला, समझने को मिला, जितना मैं समझता हूँ उसमें मैं पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो कितने दिनों तक निकले नहीं, लेकिन जनता को चुनाव में ढकेल देने का
लेकिन बिहार में कोई सिस्टम नहीं है स्वास्थ्य का, तो ये भी तो एक है ना, मुद्दा तो बनेगा ना। क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए स्वास्थ्य कोरोना में क्या है कि कोरोना को जितना हैट्रिक शुरू में इसको बनाया गया, जिस तरह से लूट खसोट मचा इसमें, मैंने एक तरह से समझिए कि कोरोना भी चुनावी पर्व की तरह ही इसको अधिकारियों के लिए आ गया था। ये जी सर, सरकार एक तरफ से कहती थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, एक गाड़ी में अगर एक परिवार में मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं तो अगर सिवान से बाहर जाना होता था तो उनको पास नहीं मिलता था, इस आधार पर नहीं मिलता था कि गाड़ी में 4 लोग हो रहे हैं, एक ड्राइवर हो रहा है। लेकिन बस में जब बाहर से लोग आते थे तो एक बस में आदमी जितना आ सकता है उतना ठूस ठूस के भर के लाया जाता था। बस वही अधिकारियों का दोहरा व्यवहार था। वो बिल बनाते होंगे 5 बस का, और एक बस में 5 बस का आदमी भर के ऊपर से नीचे तक सबने देखा और अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाया गया, जबकि जरूरत पड़ने पे किसी जरूरतमंद परिवार को भी पास नहीं निर्मित किया गया जिसमें 4 लोग गाड़ी में बैठ के जा सके। तो ये दोहरा रूप था अधिकारियों का। जम के लूट हुआ, चूरा और मीठा खिला के और पुलाव पूरी का बिल बजाया गया। एक एक क्वारंटाइन सेंटर पर खाने का लाखों में बिल बना, लेकिन धरातल पे कहीं दिखा नहीं वो। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, राजेश जी की तरफ हम चलते हैं। राजेश जी बहुत देर से बैठे हुए हैं अब समय भी थोड़ा सा समय का सीमा है। राजेश जी, एक प्रश्न है, सिवान जो है यूपी की सीमा से सटा हुआ है, ऐसा मानते हैं क्या आप? अच्छा, तो सटा हुआ है तो क्या शराब, हथियार और अपराध का बोलबाला अभी भी है क्या? मतलब ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? एक प्रश्न है, दर्शक का ही है। देखिए जी, सिवान जो है वो अपने दक्षिणी जो सीमा है उसकी, वो सरयू नदी से लगती है और सरयू नदी के दक्षिण में बलिया है उत्तर प्रदेश का, और जो सिवान है इसके पश्चिम में देवरिया जिला है। तो ये 2 जिला जो है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और शराबबंदी आदर्श रूप में ठीक है। आदर्श रूप में ठीक है कि बिहार में शराबबंदी है, सिवान में भी शराबबंदी है, लेकिन शराब की आज होम डिलीवरी है। आप जहां भी चाहें, आपको शराब जिस भी कैटेगरी की चाहें, जिस किस्म की चाहें, आप जैसा भी पीना चाहते हैं आपको मिल जाएगी। और रही बात मादक पदार्थों की, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकार होने के नाते कुछ अंदर की बातों को भी मैं जानता हूँ। नेपाल के रास्ते मोतिहारी होते हुए सिवान में पिछले 1 साल के अंदर मादक पदार्थों की जो बिक्री है वो काफी बढ़ी है, और उसमें आप गांजा से आगे बढ़ते हुए अन्य तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ी है, और उसके कई ऐसे पेडलर हो गए हैं, और ये मानना पड़ेगा कि इन चीजों में सिवान आगे बढ़ा है। जहां तक आपने कहा अवैध हथियारों का भी जो है वो व्यापार बढ़ा है, और खासकर 15 से लेके 20-22 साल के लड़के जो हैं उनके पास आप आसानी से इसको देख सकते हैं। आप मतलब इसको ये वर्तमान परिस्थिति है वहाँ। जी है। अच्छा सर, आपसे एक अंतिम सवाल है आपसे, बाद में हम क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेंगे सभी अपने सम्मानित अतिथियों से। सर एक सवाल है, 15 वर्षों से सिवान जो है एनडीए को वोट कर रहा है, ये राजनीतिक सवाल है थोड़ा सा, तो क्या संतोषजनक लोग, मतलब आप पत्रकार है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जनता संतोषजनक है, आपको लगता है? देखिए अभी कुछ दिनों पहले एक, आप भी इसको सुन रहे होंगे, आजकल गाना बड़ा चला हुआ है, बिहार में काबा, बिहार में काबा, और इस पर एक प्रदीप सिंह ने अच्छा आर्टिकल भी लिखा था दैनिक जागरण में कि बिहार में काबा, नीतीश के शासन के भरम बा, अबहियो लोग के राजद के शासन के डर बा, और अबहियो भाजपा के अपना पर विश्वास नहीं थे, कुल मिला के मतदाता के मरण बा।
तो ये कहा जा सकता है कि अल्टरनेट नहीं है, विकल्प नहीं है, सशक्त विकल्प नहीं है लोगों के पास। और नीतीश जो है वो वर्तमान में लोगों के लिए मुफीद है, अच्छे हैं, और कुल मिला के एनडीए को लोग वोट करते आ रहे हैं। आगे मतलब भी कोई विकल्प लगता है कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि विकल्प ही नहीं है तो लोग जाए कहाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं? जाए कहाँ? हाँ, बिल्कुल 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 सशक्त विकल्प नहीं है लोगों के पास। नीतीश से अच्छा विकल्प नहीं है, मतलब विकल्प विहीन है। जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कहना चाह रहे हैं कुछ? जी सर। सर आप हेडफोन, अशोक सर आप हेडफोन लगाइए ना, हेडफोन, आवाज आपका जो है। तो हाँ, नहीं, इसमें दो बात हम ये कहना चाहेंगे। पहली बात, नशाबंदी और शराबबंदी की आई, आज भले दिख रहा है कि इसका कोई लाभ नहीं, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, जो बचपन से पीना सीख रही थी, इसका असर, शराबबंदी का असर आने वाले दिनों में बहुत सकारात्मक होगा। जिन्होंने आदत पहले से ले रखा है, उनके लिए तो कोई ना कोई उपाय करके लोग। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज आपकी कट रही है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर। शराबबंदी एक सकारात्मक पहल है जिसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। नई पीढ़ी, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रहा है अमित जी। जी सर, जी सर। हाँ, मुझे लगता है हम लोग को वाइंड अप की तरफ चलना चाहिए। अब हम लोग अब इसको क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, जो सोच करके हम लोगों ने सर, दिमंतु जी, राजेश जी, अशोक सर, विजय सर, मैं बताऊं कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन एक मुहिम चला रहा है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन एक मुहिम चला रहा है। 38 एपिसोड के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस जिले की महत्ता क्या थी, विशेषता क्या थी, उस जिले का स्वाभिमान क्या था, उस जिले की विशेषताएं, मतलब उस जिले के कौन से ऐसे लोग थे जिनके लिए बिहार या उस जिले को जाना जाता था। ऐसा क्या था जो हम लोग छोड़ दिए या छूट गए किसी भी कारणवश। ऐसा क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, और ऐसा क्या है जो वर्तमान में हम लोग कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे सिवान कल, आज और कल पे। लेकिन मेरे समझ से, ऐसे आप लोग गार्जियन हैं, मेरे समझ से ये परिचर्चा उतनी अच्छी हो नहीं पाई नेटवर्क के कारण। इस पे लास्ट क्लोजिंग में हम दिनबंधु जी से आना चाहेंगे। लास्ट क्लोजिंग है सर। दिनबंधु सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक ही प्रश्न है, मैं सब लोगों से वही समझना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में के चुनाव में सिवान के मुद्दे क्या होंगे, जातिवाद या विकासवाद? क्लोजिंग रिमार्क्स सर। देखिए, बिहार में जो चुनाव अभी वर्तमान में 2020 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, होना तो चाहिए था कि यहाँ पे विकास की बात होती। यहाँ पे जो पिछला सरकार की नीति थी, जो सरकार के जो वायदे थे वो कितने पूरे हुए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ मैं कहने जा रहा हूँ कि ऐसा होगा नहीं, होगा वही जो अभी तक होते आ रहा है। फिर जाति की बात होगी और उसी के आधार पर वोट गिरेंगे। मतलब आप ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जात के आधार पर ही वोटिंग होगी, विकास नाम का कोई चीज नहीं है वर्तमान में। जी अच्छा, ठीक है। राजेश जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल सेम है, सवाल वही रहेगा। क्या आज के चुनाव में, बिहार चुनाव जो है, हम लोगों के हिसाब से तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, इसको 6 महीने के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मुहिम चलाया था। बिहार स्वाभिमान आंदोलन ही एक ऐसा संगठन था, मुझे जो लगता है ऐसा विचार था, जिन्होंने चलाया था कि जनता की जान जरूरी या मतदान जरूरी। ये हम लोगों ने कितने एपिसोड चलाए थे, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चलाए थे। तो सर, ऐसे हम लोग के हिसाब से तो चुनाव को 6 महीने के लिए टालना चाहिए, क्योंकि हमें आप जरूरी हैं, हमें अशोक सर रहेंगे तो जरूरी है, ना कि चुनाव हो जाए वो जरूरी है। तो सर, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में, राजेश जी आप बताइए, चुनाव जो होगा उसमें सिवान के क्या मुद्दे होंगे?
आपको लगता है विकास पे होगा या फिर वही धन बल और बाहुबल और जातिवाद पे होगा? देखिए, जो चुनाव होगा उसमें सब सारे लोग, जो नेता हैं, जो मतदाता के पास जाएंगे, वो सब विकास की बात करेंगे, लेकिन मुझका जो चुनाव होगा वो जाति के आधार पर ही होगा, वो समुदाय के आधार पर ही होगा, वो एक समीकरण के आधार पर ही होगा। वो अगड़ा पिछड़ा और हिंदू मुस्लिम आप यूं कर लें, इसी के नाम पे होगा। और विकास एक, लोग भी इस चीज को जानते हैं, लोग भी इस चीज को समझते हैं, लेकिन राजनेता की सफलता इसी में होती है कि वो सेंटिमेंट को कितना उभार पाते हैं। उस सेंटिमेंट को उभार के, यानी कि उनकी भावना को, मतदाता के भावना को उभार के, और वो जो है वोट करा लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक अच्छा खासा वर्ग ये जानता है कि इस तरह के चुनाव से कोई मतलब नहीं है, विकास अपनी जगह है, और ये लोग भी अपना जो रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना एक जो काम कर रहे हैं। और राजेश जी इसी में एक प्रश्न है, राजेश जी इसी में एक प्रश्न आपसे मैं छोटा सा पूछ लेता हूँ। मतलब आप ये कभी नहीं होगा कि हम लोग कल कारखाने और रोजगार पे बात करेंगे, कारोबार पे बात करेंगे, सिर्फ जातिवाद पे बात करके बिहार में चुनाव होगा, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, अभी जो आप जी बिल्कुल अभी जो फिलहाल जो समाज की जो स्थिति है, जो अभी जो आप सिवान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वहाँ पर कल कारखाने वगैरह बोला जाएगा कि खुलेगा, बोला जाएगा कि इस तरह की व्यवस्था होगी, लेकिन होगी नहीं। ठीक है सर। लेकिन समाज आज भी, लेकिन जो समाज का जो मूल चीज है वो आज भी आसान्वित है, आज भी वो जागरूक है, आज भी वो समझता है कि कभी न कभी विजय सर समाज का दिन। ठीक है सर, धन्यवाद। विजय सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। आप बताइए सर, मुझे थोड़ा सा समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए, चुनाव में सिवान के क्या मुद्दे होने चाहिए वर्तमान में? आपके नजर में क्या मुद्दे हैं जो होने चाहिए? देखिए, अगर जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में अगर मुद्दे की बात करें तो सिवान में जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अब तो सिवान पहले से अपराध के लेकर चर्चित रहा है, लेकिन अगर अब बात करें, अगर सिवान के विकास की और चुनाव की बात करें तो अभी सिवान में जो कल कारखाने हैं जिनको चालू करने की बात हुई थी कि यहाँ पे विकास की बातें होंगी, कल कारखानों को चालू किया जाएगा, 3 चीनी मिलें जो यहाँ पे थी, स्पिनिंग मिल था, और ये जो चीजें थी इनको चालू करने की बातें थी। यहाँ एक नई जो परियोजनाएं यहाँ डालने की जो बातें हुई थी, सरकार ने जो वायदा किया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो ये विकास के जो काम है उनको हम करेंगे, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके आधार पर जो भी नेता है, जो भी उम्मीदवार हैं जो क्षेत्र में जाएंगे वो इस पर वोट मांगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि जो पहले से जो परिस्थितियां बनी हैं वो यही रही है कि बातें तो हम जरूर करें, लेकिन जब उसके मूल्यांकन की बात आएगी और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जो ये होगा कि 90 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज था, सिवान का जो राजनीतिक इतिहास था, वो बनाम ये 15 साल सुशासन, और फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे और फिर इन्हीं को आधार बना के हम जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटक के और चुनाव में फिर हम जुट जाएंगे और जनता भी उसमें। जी हाँ विजय सर, एक प्रश्न इसमें है कि जनता कब नेताओं से पूछेगी कि आपने जो कहा था वो कब होगा? ये कब होगा बिहार में, कब हम लोग को देखने को मिलेगा ऐसा? देखिए, ये इच्छा तो सभी की है, चाहते तो सभी हैं, जनता एक तरह से कहिए मजबूर है, उसके सामने कोई विकल्प उस तरह का उभर के सामने नहीं आ पाता। अगर अब सपोज करिए अगर सिवान ही है तो सिवान में जो भी कैंडिडेट आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो जनता के सामने समस्या ये है कि वो आखिर चुने तो किसको। तो हमारा ये जो यक्ष प्रश्न है वो यहीं पे खड़ा रहता है। बाद में लोग ये डिसाइड करने लगते हैं कि भाई अच्छा ये है कि हम इनको वोट दें या उनको वोट दें, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो क्या करें नहीं करें। तो अब कुछ लोग नोटा को भी प्रीफर करना शुरू करते हैं कि हम नोटा को वोट दे देंगे या हम वोट देने नहीं जाएंगे। विकास की बात करें तो भाई कहीं कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है,
आपने जो वायदा किया वो सारी चीजें नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ठीक है सर, बावजूद ठीक है इसके सर, अगर चुनाव हमको डिसाइड मैं करना आपको है रोकूंगा, तो हमारे पास मैं आपको रोकूंगा और हम लोग चलते हैं अपने लास्ट कार्यक्रम की ओर और हम गार्जियन अशोक सर से समझना चाहेंगे। सर, आप वर्तमान में सिवान के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है जैसा मैं जानता हूँ, और आप बिहार के सिवान के स्वाभिमान के लिए भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, ये भी मुझे सर ज्ञात है। और सर, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए वर्तमान? सबसे बात यह है कि हमारी विकास की अवधारणा गलत है। आपकी सर आवाज कट रही है, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। जी सर। विकास की हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है सर। जिसको हम विकास कहते, सुनते, समझते, पढ़ते आए हैं वह गलत है। जी। इस अवधारणा को बदले बगैर किसी का नाम राशन कार्ड में जुड़वा देना और किसी का आदत लगा देना विकास नहीं है। जी। संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति बनी है, मुफ्तखोरी की आदत विकसित कर देना है, कहीं से विकास नहीं होता। और यही इतने दिनों में राजनेताओं ने पैदा किया। इससे हमें निकलना होगा और निकले बगैर विकास वही जगह दिखती है। इसके बाद विकास के मामले में सरकार इससे अधिक सामाजिक सुरक्षा दे सकती है, इक्विटी दे सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं दे सकती है और कोई अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बाकी तो सर, आपके द्वारा मुफ्तखोरी क्या काम किया जा रहा है अभी सिवान के इतिहास पे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, सिवान के इतिहास पे आपके द्वारा वर्तमान में कुछ किया जा रहा है सर, अनोखा कार्य। हाँ जी, उस पर थोड़ा सा बस 2 मिनट में सर प्रकाश डालिए संक्षिप्त में। इतिहास मतलब कहाँ से? नहीं, वर्तमान में सर, वर्तमान में लोगों को सिवान के इतिहास से जागृत करने के लिए आप भी सर कुछ अलग से कार्य कर रहे हैं क्या? हाँ, लोगों में जैसे ये जो जड़ता है ना जी, जड़ता छोड़े बगैर वही आदमी दिल्ली में काम करता है दूसरे दशा में, फिर जब वो गाँव आता है तो उसकी दशा बदल गई होती है। जी। ये ऐसी बहुत सारी उसकी आंतरिक अंतर जगत की दुर्बलताएं हैं। जी सर। देखिए, अब छोटी सी बात हमें बताया आपको कि देश आजाद हुआ है, 10,000 आदमी एक मुकदमा पकड़ना, एक मुकदमा। आज प्रत्येक 100 आदमी पर एक मुकदमा। सर, आपकी आवाज कट रही है सर। आजादी के समय जी, प्रत्येक 10,000 व्यक्ति पर, पॉपुलेशन पर एक मुकदमा हुआ करता था कचहरियों में। जी। आज के दिन प्रत्येक 100 आदमी पर एक है। जी जी, बिल्कुल सर। ये जो निगेटिविटी बढ़ी है इसको दूर करना होगा। ये कोई एक पहलू और एक कारण नहीं है, अनेक कारण। इसको समझे बगैर निगेटिविटी और नाहक में टकराव, गैर जरूरी मुद्दों पर टकराव, इस सबसे बचना होगा और एक पूरा सांस्कृतिक मूल्य बनाना होगा विकास के लिए। कल्चर विकसित करना विकास नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे सर नेटवर्क हम लोग का सर साथ नहीं दे रहा है, हम लोग फिर कभी इस विषय पे आगे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी जी सर, बिल्कुल। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। बिहार स्वाभिमान आंदोलन आप सभी अतिथियों
सम्मानित अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन करता है। आप लोगों ने समय दिया और सिवान के बारे में हम लोगों को समझाने का एक प्रयास किया। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद अशोक सर, धन्यवाद विजय सर, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर एक बार और पर चर्चा रखी जाए। धन्यवाद।